लॉजिक और मैजिक। आजकल हम देख रहे हैं हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग मैजिक के तरफ नमस्कार मित्रों, एवरी टाइम न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा नया कार्यक्रम उभरते व्यक्तित्व में आज हम मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत को जो बहुआयामी है। इनका एक बार मैंने देशपांडे हॉल में कार्यक्रम देखा था। सिने गीत का वो कार्यक्रम था, ऑर्केस्ट्रा था और इनकी कला देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद मैंने ये ठान लिया था कि इस बहुआयामी व्यक्तिमत्व को मिलना चाहिए और इनके अनुभव कुछ शेयर करना चाहिए। तो अभी हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका परिचय? नमस्कार, माझं नाव मधुकर गुंडलवार। मेरा जो मूल जन्म गांव जो है वो है वनी। मेरी पहली से लेके 12वीं तक की जो पढ़ाई है वनी में हुई है और उसके बाद में मैं नागपुर में 12वीं के बाद में नागपुर में मेरी पढ़ाई हो गई। एमए, बीएड, एमफिल, यहाँ तक मॉरिस कॉलेज में अगर मैं पढ़ चुका हूँ। सर, आपने अध्ययन करने के बाद में कौन सा पेशा शुरू किया? मेरा अध्ययन पूरा होने के बाद में मुझे काटोल में, नबीरा मॉडल काटोल में एक जूनियर कॉलेज में नौकरी मिली। 11वीं 12वीं को मैं पढ़ाता था। वो नौकरी मुझे मिली 16 अगस्त 1988 में और वही मेरे नौकरी का या मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। आपने किस पोस्ट पर ज्वाइन किया वहाँ पर? वहाँ पे मैं जूनियर कॉलेज टीचर बोलो या जूनियर कॉलेज लेक्चरर बोलो, ऐसे 2-3 नाम है उस पोस्ट के। इस पोस्ट पे मैंने वहाँ पे अपना वो पद ग्रहण किया। सर, आप नबीरा महाविद्यालय में पढ़ाते थे, तो आपका पढ़ाने का विषय कौन सा था? एक था लॉजिक और एक था पॉलिटिकल साइंस। लॉजिक यानी तर्कशास्त्र। वो उसके जो फादर जो बोलते हैं लॉजिक के, वो एरिस्टोटल थे, ग्रेट थिंकर, ग्रेट फिलोसोफर, ग्रीक तत्वज्ञ थे वो। और उन्होंने लॉजिक की जो डेफिनेशन जो किया था, हमने जो पढ़ा है उस समय में, तो उन्होंने ये बोला था लॉजिक इज़ द साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। इतनी सिंपल उन्होंने एक डेफिनेशन लॉजिक की किया था। सर, आप ये बताएंगे कि आज के संदर्भ में लॉजिक विषय का क्या महत्व है? क्या है, बहुत ही सोपी भाषा में अगर बोला जाए तो क्या है, लॉजिक और मैजिक। आजकल हम देख रहे हैं हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग मैजिक के तरफ जुड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत जुड़ रहे हैं और उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मैजिक मतलब क्या? लॉजिक और मैजिक में कैसा अंतर करेंगे आप? मैजिक यानी क्या है, जिससे हमारे अंदर में अंधश्रद्धा बढ़ेगी, हम अंदर विश्वासु बन जाएंगे। तो ये हमें मैजिक सिखाता है। मैजिक में हम चमत्कार के ऊपर विश्वास करने की कोशिश करते हैं। क्या दुनिया में चमत्कार है, ऐसी मुट्ठियाँ कर दो तो कुछ भी निकल सकता है, लेकिन यह सच नहीं है। कहीं तो भी वहाँ पे कुछ तो भी है, उसको हम मैजिक बोलते हैं। और लॉजिक जो है ये तुम्हारे बुद्धिमत्ता को विकसित करता है, आप में बौद्धिक दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश ये लॉजिक करता है। एक तार्किकीय शक्ति हम जो बोलते हैं वो आपके दिमाग में आ जाएगी। अगर आपके लाइफ में अगर तार्किक शक्ति नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, तो सही में आप सही ढंग से लाइफ जी पाएंगे क्या, इसके बारे में आप थोड़ा सा सोच के देखिए। अगर हम इमेजिन ही नहीं करेंगे, यानी हमारी इसमें इमेजिन करने ताकत ही नहीं रहेंगी, ये लॉजिक है हम यूज में नहीं लाएंगे हमारे विचारों के साथ में, तो हम हमारी लाइफ सही में सही ढंग से जी पाएंगे क्या, इसके बारे में आप लोग सोचिए। हम व्यवहार में बहुत बार ऐसी बात करते हैं कि लॉजिक के बारे में, कि आपका लॉजिक ठीक नहीं है, कि आप लॉजिक से बात नहीं करते, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? लॉजिक का संबंध जो है हर इंसान के विचारों से है। यानी हमारी थिंकिंग जो है, बहुत से बार क्या करते हैं हम,
पहले बोल देते, उसके बाद में हम सोचते हैं अरे यार मैंने गलत बोल दिया। और आजकल अंग्रेजी में एक बहुत ही सिंपल वर्ड है, SORRY, सॉरी। यानी गलती करना, बाद में सॉरी बोलना। इससे अच्छा हम जो भी व्यक्त कर रहे हैं ये हम थोड़ा सोच के व्यक्त करने की कोशिश अगर करेंगे तो हो सकता है अगले वाले की भी समझ में आ जाएगा, कोई हमारा द्वेष भी नहीं करेगा। हम हमारे विचार सही ढंग से दूसरों को समझा के देने की ताकत रखेंगे और हमारे विचार दूसरे लोग एक्सेप्ट करेंगे। सर, अपने लॉजिक के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया है। सर, आप अध्यापन का कार्य कर रहे थे, उस दौरान आपका समाज से भी काफ़ी जुड़ाव रहा है, संबंध आए हैं। तो आप ये मुझे बताएंगे कि क्या आपने कोई सामाजिक कार्य में भी रुचि रखी है या कोई सामाजिक कार्य किए हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। हर इंसान समाज में रहता है, उसका समाज में समाज से संबंध आता है, तो हर इंसान का ये कि उत्तरदायित्व होता है कि समाज के प्रति हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें भी जो दृष्टि मिली हमारे माताजी पिताजी से समाज के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उस हिसाब से हमने भी कुछ करने की कोशिश किया। और उसी दौरान जब अध्यापन हम करते थे, शिक्षक संगठन से मेरा संबंध आया। हमारी एक शिक्षक संगठन थी जूनियर कॉलेज की, विजुक्ता जिसको बोलते हैं, विदर्भ जूनियर कॉलेज टीचर एसोसिएशन। तो इसमें मैं काटोल में अध्यक्ष था 10 साल, फिर नागपुर ग्रामीण में मैं 15 साल अध्यक्ष रह चुका हूँ। उसके बाद में विदर्भ लेवल के जो सेंट्रल बॉडी में मैं था। और इस दौरान यानी टीचर लोगों की जो समस्या है, जो प्रश्न है, या अधिकारियों के सामने कैसे रखना और वो कैसे सॉल्व करना, इसका एक टेक्निक बोलो। हमारे जो लीडर थे, नेता लोग जो थे, इनसे हमें वो प्रेरणा मिल गई, हमने सीख लिया और कुछ टीचर लोगों को हमने न्याय देने की हमने कोशिश किया। मैं हर शिक्षकों को यही कहना चाहूँगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं ये सही ढंग से उस अधिकारी के सामने रखने की कोशिश करो। किसी को भी आप खुद होके GR मत दिखाओ। जो अधिकारी है, आपके प्रिंसिपल है, मुख्याध्यापक है, ऐसा GR है और आपने हमारा काम क्यों नहीं किया। उल्टा आप उस अधिकारी को पूछो कि मेरा काम नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कोई GR निकाला है क्या ये ऐसा ही काम नहीं करना नहीं हो सकता। आप उन्हीं को पूछो तो आपको बराबर न्याय मिल जाएगा। सर, मेरे एक सवाल में आपने कहा था कि आप 2 विषय पढ़ाते थे, एक लॉजिक और एक पॉलिटिकल साइंस। तो लॉजिक के बारे में आपने पूरा बहुत ही सरल भाषा में विस्तृत बताया। तो दूसरा विषय है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राज्यशास्त्र। तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा, आपके अनुभव सुनना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिक्स। तो आज जो देश भर में पॉलिटिक्स चल रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? यानी 1748 में फ्रेंच जो विचारवंत जो था, उसने, मॉन्टेस्क्यू उसका नाम था, एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉज। और उसमें उन्होंने बोला था हर देश में शासन व्यवस्था जो है ये मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सही ढंग से उन्होंने काम करना चाहिए, तभी वो देश विकसित हो सकता है। उस देश की जो जनता है उनको न्याय मिल सकता है और सुखी और समाधानी वो जनता रह सकती है। तो उन्होंने बोला था शासन की सत्ता है, उन्होंने बोला था एक विधि विषयक सत्ता है, एक कार्यकारी विषयक सत्ता है और एक न्याय विषयक सत्ता है। ये तीनों जो सत्ता है, यानी विधि विषयक सत्ता कायदा तैयार करती है, उसकी अंमलबजावनी लोगों तक पहुंचाना, उस घटक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये कार्यकारी व्यवस्था है ना, हमारी जो प्रशासकीय व्यवस्था जो रहती है उसकी है। और इसके ऊपर भी अगर न्याय नहीं मिलता लोगों को तो वो अभी न्यायपालिका की तरफ जाते हैं, न्याय व्यवस्था की तरफ जाते हैं। इस प्रकार की तीनों व्यवस्थाएं अपने अपने इसमें अगर स्वतंत्र है, कोई भी व्यवस्था का एक में के ऊपर प्रेशर नहीं है, तो ही वहाँ की शासन व्यवस्था और वो देश सही में समृद्धि के रास्ते पे जा सकता है, लोगों को न्याय मिल सकता है और उसका विकास सही ढंग से हो सकता है। संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जिनको मूलभूत अधिकार बोलते हैं, और उसमें भाषण देने का, अपना मत व्यक्त करने का अधिकार ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। लेकिन आजकल की शासन व्यवस्था बोलती है आपको ये बोलने का अधिकार नहीं, आपको ये करने का अधिकार नहीं है। तो हम
थोड़ा सा लोगों को हम कहना चाहते हैं, हम शासन को नहीं कहना चाहते, क्योंकि हमने चुने हुए लोगों वहाँ पे हमने बिठाए है। हम लोगों को ये कहना चाहते हैं, क्या सही में हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है इसकी सुरक्षा हो रही है क्या? हमारे पर कौन दबाव ला रहे हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स की कुचंबना कौन कर रहे हैं? हमसे वो कौन छीन के ले रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा कुछ जागरूक होने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छे संत ने, एक मराठी के संत थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, 2 लाइन में बताना चाहता हूँ। तुकाराम महाराज थे, सब महाराष्ट्रीयन लोक सब पहचानते, बहुत सारे लोक पहचानते. त्यांनी असं म्हटलं होतं, निंदकाचे घर असावे शेजारी. कारण जब तक आपकी टीका करने वाला नहीं रहेगा तो आपके काम में सुधार नहीं होगा. अगर सुधार करना है तो यह निंदा करने वाला प्रबल होना बहुत जरूरी है. इसके बारे में आप सोचो. सर, आप शिक्षा क्षेत्र से कब रिटायर हुए? ये फरवरी 2017 में. आप रिटायर होने के बाद में आपका कौन सा कार्य चल रहा है? हमारा संगीत से जुड़ा हुआ एक स्वर साधना म्यूजिकल ग्रुप है प्रताप नगर में. यहाँ पे हम ऐसे कुछ म्यूजिकल कार्यक्रम लेते हैं, फिल्मी गीतों के, जिनके मनोरंजन के जैसे चाहिए उस प्रकार से हम कार्यक्रम लेते हैं. हमने नागपुर में अमृत भवन में पिछले साल यादें रफ़ी लिया था 31 जुलाई 2023 को. उसके बाद में वसंतराव देशपांडे सभागृह में हमने जिंदगी प्यार का गीत है थीम रख के कार्यक्रम लिया था. उसके बाद हमने प्रसादम हॉल है, ऋषिम्बा ग्राउंड है, वहाँ पे भी हमारे कार्यक्रम हो गए थे. बाद में फिर ये देवी वगैरह, दुर्गा देवी, शारदा देवी, गणपति वगैरह जो आते थे वहाँ पे भी हमने, बाहर गांव में जैसे खापा है, उधर में यवतमाल के उधर में कुछ पुस्तद है, चंद्रपुर जिले में भद्रावती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहाँ पे भी हमारा कार्यक्रम हो गया था. अब भाई कलाकार है और वो कला का प्रदर्शन. सर, जो लोग फिल्मी गीत गाना चाहते हैं लेकिन उनको गाना नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को आप तैयार करते हैं, उनको सिखाते हैं और उनको मंच पर लाते हैं, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? हर कार्यक्रम की हमारी जो थीम रहती है उसके पहले हम प्रैक्टिस चालू करते हैं. और आज तक हमने जितने भी कार्यक्रम लिए, हर कार्यक्रम में हम पुराने लोग कम लेते हैं, 3 या 4 रहते हैं उनके साथ में, उनको ट्रेन करने के लिए. और नए लोगों को हम प्रेरणा देते हैं, नए लोगों को लेते हैं. इसलिए लेते हैं कि अभी भी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सुप्त गुण जो है, इनकी कदर करने वाले लोग बहुत कम है, उनको स्टेज देने वाले लोग बहुत कम है. तो हम, हमारा ये ग्रुप और हमारे कलाकार यही चाहते हैं कि समाज के ऐसे भी लोग सामने आए, आने वाले दिनों में ये भी, इनका भी नाम हो. और इस प्रकार के लोगों को अपन ट्रेन करेंगे और जब जब कार्यक्रम रहते हैं उस समय अपन उनको एक स्टेज देंगे. स्टेज में उनका परफॉर्मेंस देख के फिर लोग डिसाइड करेंगे क्या सही में ये अच्छे सिंगर है या नहीं. इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं, अभी 28 जुलाई को हमारे कार्यक्रम है, 28 जुलाई 2024 को अमृत भवन में शाम को 5 बजे चालू होने वाला है वो. तो वहाँ पे हमारे जितने भी सिंगर हैं उसमें सिर्फ 4 सिंगर पुराने हैं, बाकी सब सिंगर नए हैं. तो वहाँ पे मैं सभी से मैं ये गुजारिश करूँगा, आप सभी आओ वहाँ पे, आप देखो, आप उनको परखो क्या सही में वो गाना गाने लायक है या नहीं. उसमें कुछ कुछ कलाकार तो ऐसे कि उनको माइक पकड़ना भी याद नहीं था, उनको वो सरगम को कुछ समझता नहीं था. हम ये नहीं बता रहे कि हम बहुत ग्रेट है, लेकिन अभी उन्होंने, आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये पहली बार यहाँ पे गाना गा रहे हैं. सर, एक सवाल रह गया था, आप मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं जिससे कि सुनने वाले के मन में बदलाव आता है और वो अपने जीवन में तरक्की करता है. तो ये मोटिवेशनल स्पीच के बारे में आप क्या बताएंगे? आज समाज में मोटिवेशनल स्पीच की बहुत ज़रूरत है. हमारे जो, जिसको टीनेज बोलते हैं 13 से 19 तक, इनको तो मोटिवेशनल स्पीच की बहुत ही ज़रूरत है. आज 10 या 12 साल का जो लड़का है वो भी मदर और फादर से या मम्मी पापा जो भी आपके हैं उनसे ये बोलते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, आप ज़्यादा प्रेशर लाएंगे, मैं चला अंबादेवी तालाब में कूदने के लिए. अब ये
बच्चे के दिमाग में ये थिंकिंग कहाँ से आ गई कि वहाँ पे जाना सही है और उसके मदर फादर जो बोलती है ये गलत है, ये थिंकिंग कहाँ से आई? ये ऐसी थिंकिंग डाइवर्ट करने का काम मोटिवेशनल स्पीच करता है। यानी मैं बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल में मैं जाता हूँ, मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ मैं। कुछ कारपोरेटर सेक्टर में भी जाता हूँ, कंपनियों में, तो वहाँ पे भी मैं स्पीच देता हूँ। मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँगा, अगर आप कभी एक आधे प्रशासकीय ऑफिस में अगर गए होंगे, जैसे बैंक हो गया या सरकारी कार्यालय, आप वहाँ पे खड़े हैं 10-15 मिनट से, वो बाबू अपने टेबल पे जो कागज है उसी में वो गड़ा हुआ है, उसको बोला अरे 2 मिनट का काम है, वो एक ही बोलता है, आप को दिख नहीं रहा क्या मैं काम कर रहा हूँ, मुझे 2 ही हाथ है, समझ लेना वो काम करने लायक नहीं है। उसने बता दिया ये बोल के, उसमें वो कैपेसिटी नहीं वो काम करने की, यानी वो कैसे लगा होगा आप परख लीजिए। और मैं 100% बोलता हूँ, वो तो लग्गे से लगा, पैसे दे के लगा, या पिताजी ने जबरदस्ती उसको वहाँ पे लगाया है, उसके पिताजी बहुत बड़े अधिकारी होंगे, परख लिया है उसकी एक बातों से। तो इस प्रकार से मोटिवेशनल स्पीच ये इतना प्रभावी होता है क्या वो आदमी की तरफ देख के वो पहचान लेता है कि आदमी किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से हमारे स्टूडेंट लोगों में ये मानसिक परिवर्तन जो बोलते हैं थिंकिंग का, ये लाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सही ढंग से ज़िंदगी जिए। मैंने मेरी ज़िंदगी में मैंने जो काम किए, मेरे 4 या 5 स्टूडेंट की जान बच गई। मैं यानी ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, मेरे विचार जो है, विचार से उनका मत परिवर्तन हो गया। आज जिंदा है, कोई बैंक में नौकरी कर रहा, जो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे वो। तो इस प्रकार से अगर हम सही दिशा अगर किसी को दिखा सकते हैं तो ज़िंदगी में वो सबसे बड़ा काम है, ये मैं मानता हूँ। और इस प्रकार की प्रेरणा मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसका इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। यानी मुझे मेरे ये कोई भी काम के पीछे उसका अटकाव नहीं है। और मेरा ये प्रेरणा स्थान मेरी बेटी है, उससे मैं बहुत ही, यानी मोटिवेशनल स्पीच के पीछे मेरी बेटी है। सर आप उनका नाम बताएंगे? बेटी का नाम तन्वी है। हाँ, पत्नी का नाम, जिन्होंने आपके पीछे रहकर आपको प्रोत्साहित किया है, आप उनको अपना श्रेय दे रहे हैं, तो आप उनका नाम बताइए। बताने का क्या है, हम लोगों ने आज तक एक दूसरे का नाम कभी नहीं लिया, ना मिसेस मेरा नाम लेती है ना मैं मिसेस का नाम लेता हूँ। अब आप ये पब्लिश कीजिए मत कीजिए, हमारी जब शादी हुई थी, हमारे इसमें एक रिवाज है शादी में उखाना लेने का। मैं बताऊँ क्या बगैर नाम से? क्या लीजिए सर, लीजिए। मैंने जो उखाना लिया था वो ऐसा लिया था, मराठी में था, काचेच्या भांड्यात भरल्या तुरी, काचेच्या भांड्यात भरल्या तुरी, ही दिसते बरी पण वागेल तेव्हा खरी. नाव घेतलं का? आणि तिथं मिसेस आहे, क्योंकि दुर्गा ने शेर के ऊपर बैठ कर सवारी किया है। मैं अगर शेर हूँ तो सवारी करने वाली दुर्गा है। उन्होंने भी ये बोला है, अंगणी होती रांगोळी, अंगणी होती रांगोळी, त्यात भरले रंग, मला पाहताचे झाले दंग, आता यांची करते मी भक्तिभंग. वेरी गुड सर, वेरी नाइस, नाम लिया, वेरी नाइस। नाम लिया, उखाना ले लिया। वैसा हम तो नाम नहीं लेते। देखिए, गुंडलवार सर जी ने अभी लॉजिक, पॉलिटिक्स, उसके बाद में सोशल और संगीत क्षेत्र, मोटिवेशनल आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी, अपने अनुभव शेयर किए। अभी हम इसके बाद में सर का एक गीत सुनेंगे। इनके अभी क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पर, संगीत क्लासेस, कुछ लोग वहाँ पर गा रहे हैं, इनके विद्यार्थी हैं। तो ये कार्यक्रम के बाद में हम इनका भी एक गीत सुनेंगे। लेकिन उसके पहले मित्रों, आपसे एक गुजारिश है कि हमारे ईटी न्यूज़ चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप इस इंटरव्यू के अंतिम चरण में आप दर्शकों से क्या कहेंगे और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, दर्शकों ने इतना मन लगा के ये मैंने जो भी बताया या सुना है, इसलिए मैं बहुत उनसे प्रभावित हो गया हूँ। और दर्शकों को तो मैं मेरा गुरु मानता हूँ, क्योंकि वो है इसलिए हम हैं।
आज गुरु पूर्णिमा भी है। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, इसलिए मेरे गुरुओं को मेरा नमस्कार। और मैं आपके लिए एक दो लाइन में बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पार तुम रहते हो। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर, कुंडलवारी, धन्यवाद।